हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के साथ। और ये चैप्टर में बेटा मैं दो ही लेक्चर लगाऊंगा, एक आज का और एक कल का। उसके बाद केस स्टडीज और पास्ट ईयर क्वेश्चन। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सब सामने देखेंगे, बेस बनाना है। आज अभी नोट्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है बेटा। सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है इसकी बात करते हैं। बेटा एक बिजनेस के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है, एक बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री लो, उसके बाद जो कुछ भी है इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर, बेटा सबका सम टोटल कर लो, बन जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में? ठीक है जी, क्या है बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर? बेटा बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर से ही तो आते हैं आपके पास कस्टमर। ये कोई बिजनेस का इंटरनल पार्ट थोड़ी है। ठीक है ना जी। आपके वर्कर्स बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर से ही तो आते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर से ही तो आते हैं। आपके बिजनेस के सप्लायर्स बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर से ही तो हैं। आपके बिजनेस के शेयर होल्डर्स सब बिजनेस के बाहर से ही तो आते हैं। इसके अलावा बेटा स्लेप्ट, क्या है स्लेप्ट? सोशल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। बेटा इन सब का सम टोटल कर लो। मेरे बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है इसका सम टोटल कर लो, बिल्कुल टोटल कर लो एक एक चीज का, बन जाएगा बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। सबका टोटल कर दो। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी। क्या बोला मैं? सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी। अब बेटा ये जितने फैक्टर जितने फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, सब मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है, कोई इनडायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है, पर डालेंगे सारे इंपैक्ट। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, एक भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, इनमें से एक भी चीज। बिजनेस एनवायरनमेंट का एक सिंगल फैक्टर, एक सिंगल फोर्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं है, सब अनकंट्रोलेबल है। ठीक है जी। और मेरे बिजनेस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। क्लियर जी बात? अभी तक मैंने जितनी बात बोली समझ में आई? बहुत कम बोला है मैंने अभी। बढ़े आगे। अब बेटा ये पांचों फोर्सेस क्या है, पहले इनके बारे में इंट्रो। वैसे मेरी डिटेल्ड वीडियो का भी आज ये पार्ट है, डिटेल्ड वीडियो भी इनके ऊपर शुरू हो जाएगी, डिटेल्ड डिस्कशन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन बेटा अभी सबसे पहले छोटी छोटी बात इनके बारे में कर दूं। बेटा सबसे पहले इकोनॉमिक फोर्सेस या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये क्या चीज है? क्या होती है इकोनॉमिक फोर्सेस? बेटा आपने जितना कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, सब इकोनॉमिक फोर्सेस का ही पार्ट होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, नेशनल इनकम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सब पार्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। क्या ये बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं? भैया डालते हैं। ठीक है जी, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे डालते हैं। पर फिलहाल समझ लो इन फोर्सेस में आता क्या क्या। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक फोर्सेस डन। समझ में आया? जो कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ा सब चिपका दो। ठीक है बेटा। क्या आता है सोशल फोर्सेस में? बेटा सोशल फोर्सेस दो चीजों से मिलकर बनती है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस क्या होते हैं बेटा? कस्टम्स और ट्रेडिशंस। बेटा सोशल एनवायरनमेंट कवर करता है सभी कस्टम्स और ट्रेडिशंस को। बेटा कस्टम और ट्रेडिशन वो चीजें होती हैं जिनको हम फॉलो करते रहते हैं डिकेड्स ओवर डिकेड्स, सेंचुरी ओवर सेंचुरी। 10-10 साल से फॉलो कर रहे हैं, 100-100 साल से फॉलो कर रहे हैं बेटा, उन्हें ही हम कस्टम बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर कस्टम है, दिवाली पे हम क्या करते हैं? गिफ्ट पैक लेके जाते हैं अपने रिलेटिव्स के घर। कस्टम है जी। ठीक है जी। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना जी। वो क्रिसमस में कस्टम है, क्या करते हैं क्रिश्चियन लोग बेटा? वो केक्स बनाते हैं, है ना, उनका कस्टम है ये केक बनाना। ठीक है। ईद पर क्या करते हैं लोग? सेवियां लेके जाते हैं मोमडन लोग एक दूसरे के घर। तो बेटा ये कस्टम्स हैं, ठीक है, जिनको हम डिकेड्स ओवर डिकेड्स फॉलो करते रहते हैं, सेंचुरी ओवर सेंचुरी फॉलो करते रहते हैं, 100-100 साल तक फॉलो करते रहते हैं। कोई भी कस्टम होगा, कोई भी सोशल ट्रेंड होगा, इट इज द पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट।
सोशल ट्रेंड भी मार्केट में बहुत सारे होते रहते हैं और बदलते भी रहते हैं एक एक करके। अगर मैं एक ट्रेंड की बात करूं तो आज की तारीख में आप देखते हो बेटा, जिम की डिमांड कितनी बढ़ रही है, ठीक है ना। जिम की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो आप देखो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड भी कितनी बढ़ रही है। चाहे वो बेटा सप्लीमेंट्स की बात करो आप, ठीक है, ट्रेडमिल्स की आप बात करो, चाहे आप बात करो प्रोटीन पाउडर की, ठीक है ना जी, और मल्टीविटामिन की गोलियों की बात करो आप, ठीक है ना जी, मिनरल वाटर की आप बात कर लो। तो अब ये ट्रेंड ही तो है, ये ट्रेंड ही तो है सोसाइटी का। इससे पहले ट्रेंड क्या था बेटा, अगर आप देखो तो पुराने टाइम में बेटा वर्किंग वुमेन्स बहुत कम होती थी, मेल्स ही काम किया करते थे, है ना। अब देखो वर्किंग वुमेन कितनी बढ़ती चली जा रही है, ये ट्रेंड ही तो है सोसाइटी का। समझ में आती है बात, क्या आएगा सोशल एनवायरमेंट में। तो सोशल और इकोनॉमिक की बात कर ली, थोड़ी थोड़ी समझ में आई, अभी थोड़ी थोड़ी बात डिटेल्ड बाकी है बात करनी बेटा। फिर मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में क्या आता है बेटा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में आते हैं बेटा इनोवेशंस, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। अब इनोवेशन के एग्जांपल यार बहुत सारे हैं, कोई अंत नहीं है, ठीक है ना जी। लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करने से लेकर मोबाइल फोन तक का सफर इनोवेशन है। मोबाइल फोन में भी पहले ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर्ड पर आ जाना इनोवेशन है। कलर्ड के बाद भी टच स्क्रीन पर आ जाना इनोवेशन है। और करते करते कहाँ आ चुके हैं पता ही है भैया, ठीक है ना, जेड फोल्ड जैसे फोन देख चुके हैं हम तो, सब इनोवेशन, ठीक है। 2G के बाद 3G के बाद 4G के बाद 5G इनोवेशन। समझ में आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आएंगे, हर तरीके के इनोवेशंस, हर तरीके के इंप्रूवमेंट्स, ठीक है जी। छोटी छोटी बात अभी, मोटी मोटी बात नहीं, ठीक है। आज का ही टॉपिक है, आ जाएंगे यहाँ तक पहुंच जाएंगे बेटा। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं बेटा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस। बेटा रूलिंग पार्टी किस बिजनेस को किस नजरिए से देखती है, ये है आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। कैसे देखती है रूलिंग पार्टी बेटा, कुछ बिजनेस को बड़ा पॉजिटिव देखती है, कुछ को बड़ा नेगेटिव देखती है। जैसे कि टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट की बात करो, कैसे देखती है हमारी देश की गवर्नमेंट उनको, बहुत खराब नजरिए से देखती है। 400-400% है, 300-300% टैक्स लगा रखा है उनके ऊपर, बहुत खराब नजरिए से देखते हैं ना। यही तो बता रहा है एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस, ठीक है ना जी। पुराने टाइम में सरकार ने क्या करा था, शराब के ठेकों को बेटा हाईवे से आधी किलोमीटर अंदर जाकर फेंक दिया था। एक रूल पास हुआ था बेटा, बीजेपी ने ही पास कराया था। वो बात अलग है कि बाद में 2-3 महीने ही वो रूल प्रिवेल करा, दोबारा वो रूल मतलब इनको वापस लेना पड़ गया। पर रूल बनाया था हाईवे पे कोई भी लिकर और वाइन शॉप नहीं होगी, कम से कम हाईवे से आधी किलोमीटर अंदर होगी। क्योंकि गवर्नमेंट जानती है बहुत अच्छे से क्या होता है बेटा, लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, अच्छा वाइन शॉप दिखी, जो लोग शौकीन है वो तो रुकेंगे, पियेंगे भी, और फिर वही ड्रिंक एंड ड्राइव वाली कहानी शुरू हो जाएगी, अपनी भी जान खतरे में, दूसरे की जान भी खतरे में, ठीक है ना जी। तो दिखाई देता है इन चीजों से कि रूलिंग पार्टी कैसे देखती है इस बिजनेस को। क्लियर है बात, समझ में आई अभी तक सारी बात। अभी मेरे को वैसे बहुत कुछ बोलना है, मैंने तो अभी एक एक एग्जांपल भी नहीं दिया, ठीक है ना जी सही से। तो बेटा लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है, लॉ ऑफ द लैंड। जितने भी नियम कायदे कानून इंडिया में पास हुए हैं सब, चाहे वो बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास करे हो, चाहे हाई कोर्ट ने पास करे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने पास करे हो, चाहे बेटा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने पास करे हो, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी ने पास करे हो, सारे कानून, सारे कानून, ठीक है जी। अब कानून इंडिया में कितने सारे, सब इसका पार्ट, ठीक है जी। जैसे कि मैं बता देता हूँ, आज की तारीख में हम कोई मूवी देख रहे हैं बेटा, और आप देखते हो कोई पर्टिकुलर एक्टर एक्ट्रेस उस पर्टिकुलर सीन के लिए सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं या लिकर कंज्यूम कर रहे हैं, नीचे तुरंत एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिख के आती है ना, लिकर कॉजेस कैंसर, ठीक है ना, या सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा आता है कि नहीं आता, आता है ना लिखा हुआ। ये किसकी, आपको क्या लगता है कैसे हुआ ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया हुआ है, उनकी डायरेक्शन है कि ऐसा करना कंपलसरी है। तो समझ में आती है सारे लॉ किसका पार्ट होंगे, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे। भाई पांचों फोर्सेस के बारे में मैंने सब कुछ क्लियर किया, कुछ कुछ पता लग गया। मैं वापसी आ जाऊं अपने टॉपिक पे जिसपे था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। सारे फैक्टर सारे फोर्सेस का सम टोटल कर दो, बिजनेस एनवायरनमेंट बन गया।
बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर शुरू कर रहा हूं। पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो नाम में ही सब कुछ है, कहता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या? सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। यही बात तो मैंने भी मीनिंग में भी बताई। टोटल ही तो करना मुझे सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का, तभी तो बिजनेस एनवायरनमेंट बनेगा। क्लियर है पहला फीचर? आगे बढ़े। सेकंड वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सबसे काम की बात, पेपर में रिपीटेडली आता है बेटा। क्या होती है स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस? इधर देखना पुत्र जी। बेटा इन सबको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, इन सबको हम बोलते हैं बेटा जनरल फोर्सेस। ऐसा क्यों बेटा? ये सब ना स्पेसिफिकली मेरी कंपनी पर, मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं। स्पेसिफिकली सिर्फ मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालेगा जब भी ये इंपैक्ट डाले। लेकिन अगर स्लैप्ड इंपैक्ट डालेगा तो किसी एक बिजनेस को चूज करके इंपैक्ट नहीं डालेगा, पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर देगा। ऐसा हो, पूरी इंडस्ट्री इंपैक्टेड होगी इससे। ठीक है जी, समझाने के लिए एग्जांपल। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहता हूं आपका कोई बिजनेस है, ठीक है जी, और आप क्या करते हो, लिकर बेचते हो, ठीक है, और आपके ब्रांड का नेम है कुछ भी समझ लो ABC, ठीक है जी। आज आपके वर्कर्स स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, सामने देखना पुत्र, आज आपके वर्कर्स स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, ये इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। आपको क्या लगता है किसी और कंपनी पर भी इंपैक्ट आया? अगर मेरे वर्कर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं, ठीक है जी, और 10 दिन तक स्ट्राइक नहीं खोली, लॉकआउट्स नहीं खोले, तो सिर्फ मेरा ही बिजनेस इंपैक्टेड है। दिखाई दे रहा है, सिर्फ मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट आ रहा है। इसलिए इनको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। ये जब भी इंपैक्ट डालते हैं इनको बोलते हैं डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, ठीक। लेकिन जब भी ये इंपैक्ट डालेंगे पूरी इंडस्ट्री इंपैक्टेड होगी, एक बिजनेस नहीं, पक्का प्रॉमिस है ये। जैसे कि बताता हूँ बेटा, बिहार में जब गवर्नमेंट बदली ना, नीतीश गवर्नमेंट आई, नीतीश सरकार आई, जो वहां के सीएम है नीतीश कुमार जी हैं आज की तारीख में, तो बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। उन्होंने क्या किया, अब उनका एटीट्यूड देखना। उन्होंने क्या किया, बिहार में लिकर बैन कर दी। गुजरात में मोदी जी ने कराई थी लिकर बैन, ड्राई स्टेट है ना गुजरात, ठीक है ना। अब लिकर बैन, अब आप कैसे देख रहे हो कि इस बिजनेस को समझ में तो आ रहा है ना, एटीट्यूड दिख रहा है ना बेटा रूलिंग पार्टी का। अब एक बात बताओ, जब लिकर बैन, तो सिर्फ क्या ABC कंपनी की लिकर बैन? जितने भी ब्रांड बनाते हैं सबकी लिकर बैन ना। क्या इसने सिर्फ मेरे बिजनेस को इंपैक्ट किया? पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट किया ना, ऐसा हॉल। समझ में आती है बात? पक्का से। यानी कि जब भी स्लैप्ड इंपैक्ट डालेगा पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट डालेगा, ऐसा हॉल इंपैक्ट डालेगा, कोई एक बिजनेस को इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसलिए इनको बोलते हैं जनरल फोर्सेस। और ये जो इंपैक्ट डालते हैं इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंपैक्ट। और ये इन्हें क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस। ये जब भी इंपैक्ट डालते हैं डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं आपके बिजनेस पर। एक एग्जांपल और देता हूँ शेयर होल्डर के एंगल से। बेटा एक फेसबुक कंपनी है, सब जानते हैं, बड़ी फेमस कंपनी, मार्क जुकरबर्ग ऑनर थे। मार्क जुकरबर्ग के घर ना बेटी का जन्म हुआ, उन्होंने 98% शेयर डोनेट कर दिए, 98% शेयर। सर क्या किसी और बिजनेस पे इंपैक्ट आया? स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट आया। किसी और का क्या मतलब, शेयर होल्डर मेरी कंपनी के तो इंपैक्ट हो, सिर्फ मेरी कंपनी पे आया, और किसी पे क्या इंपैक्ट आना? देख रहे हो ना, एक ही बिजनेस इंपैक्टेड होगा, ठीक है ना जी। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है, और ऑटोमोबाइल बिकने बिल्कुल जीरो हो गए थे। डीमोनेटाइजेशन में दो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोई हैं, एक ऑटोमोबाइल, एक रियल एस्टेट, ठीक है ना। अब ऑटोमोबाइल बिकने बंद हो गए, कार बिकनी बंद हो गई, क्या मारुति सुजुकी बिकनी बंद हुई? होंडा की नहीं, hyundai की नहीं, वॉक्सवैगन नहीं, सभी तो बंद हुआ होगा। तो क्या ये एक बिजनेस को चूज करके इंपैक्ट डाल रहा है क्या? ये डाल रहा है एक बिजनेस को चूज करके इंपैक्ट। स्पेसिफिक फोर्सेस हैं डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है, जनरल फोर्सेस हैं इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। क्लियर? इतनी बात बताओ, समझ आती है? आगे बढ़ जाए। थर्ड हेडिंग है बेटा इंटर रिलेटेडनेस। बहुत काम की बात, कहता है ये जितने फैक्टर फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब इंटर रिलेटेड भी हैं। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक बदलेगा तो दूसरा बदल सकता है। जैसे कि बेटा सरकार बदल गई
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बदल गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बदलते ही ना अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी। सरकार का बदलना इस पॉलिटिकल चेंज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का बदलना इस इकोनॉमिक चेंज। तो दिखाई दे रहा है बेटा, एक फैक्टर के बदलने से दूसरा फैक्टर बदल जाता है, इसे ही बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। एक के बदलने से दूसरा बदलता है, बदल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आ रही बात। या सरकार बदली, सरकार ने पता है क्या किया बेटा, डीमोनेटाइजेशन करती है। एक फैक्टर बदला, दूसरा उसकी वजह से बदल गया। दिखाई दे रहा है बेटा कि इंटर रिलेटेड भी है। क्लियर है बात, समझ में इंटर रिलेटेडनेस। इससे बिल्कुल रिलेटेड टर्म है नेक्स्ट पेज पर, कॉम्प्लेक्सिटी। ये आराम से समझना बेटा, ये थोड़ा सा डेंजरस टर्म है, जैसे कि नाम भी है इसका, कॉम्प्लेक्सिटी। बेटा ये पता है क्या कहता है, आप किसी भी फैक्टर का इंपैक्ट, प्लीज सामने देखो, हेडिंग बढ़ ली, बहुत अच्छी बात, नोट्स कुछ नहीं बता सकते बेटा। ये कहते हैं किसी भी फैक्टर का ना आप इंपैक्ट बिजनेस पे अकेले मत देखो, किसी भी फोर्स का, किसी भी फैक्टर का इंपैक्ट बिजनेस पे आइसोलेशन में मत देखो। एक सिंगल फैक्टर का इंपैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेगा ये मत रिकॉग्नाइज करो। क्यों? ये कहता है एक फैक्टर का इंपैक्ट रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान है, कोई भी सोच सकता है। मैं कह रहा हूं बेटा, आप 2014 के इलेक्शन से पहले धंधा करते थे, सभी सर्वे ने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार आ रही है, मोदी सरकार आ रही है, ठीक है जी, और इलेक्शन डे पे भी वही हुआ, मोदी सरकार आ गई। लेकिन जिस दिन से सर्वे ने बोलना शुरू किया ना, आप सबने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि सरकार आएगी, हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सर ये बहुत आसान है जानना, बिजनेस एनवायरमेंट को इन पार्ट्स पढ़ना आसान है, इन फैक्टर्स को इन पार्ट्स स्टडी करना आसान है। मैं ये देख सकता हूं पॉलिटिकल एनवायरमेंट का मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कि सरकार मेरे बिजनेस को किसी नजरों से देखती है, पॉजिटिवली देखती है, नेगेटिवली देखती है। लेकिन ये जानना बहुत कॉम्प्लेक्स है कि एक फैक्टर बदलेगा उसकी वजह से दूसरा भी बदल सकता है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, और वो मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगा, यही तो जानना कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस एनवायरमेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। अगर मैं अलग अलग फैक्टर का इंपैक्ट देखूं ना बेटा, शायद मैं आसानी से जान सकता हूं, लेकिन जो लोग नहीं समझते वो ये नहीं समझते कि ये सारे फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड भी तो हैं। एक फैक्टर बदला, आपने कह दिया जी सरकार बदलने का मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, चलो मैंने जान लिया, लेकिन सरकार बदलने से डीमोनेटाइजेशन होगा, ये कितनों को पता था, और डीमोनेटाइजेशन आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगा ये कितनों को पता था, ये तो किसी को नहीं पता था। यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक फैक्टर बदलता है वो दूसरे को बदल देता है, और दूसरा आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालता है, ये जानना कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को पार्ट्स में समझना आसान है, लेकिन बेटा इन टोटलिटी समझना वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। एक बदलता है दूसरा बदल जाता है, दूसरा बदलता है वो मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगा, ये कोई नहीं बता पाया आज तक। कितनों को पता था कि डिमोनेटाइजेशन होगा, बताओ, एक को भी पता था? 2014 में ये तो पता था मोदी सरकार आएगी, अच्छा मेरे बिजनेस को पॉजिटिवली देखेगी नेगेटिवली देखेगी, ये तो सारे बिजनेस ने सोच लिया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई? इंटर रिलेटेडनेस और कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क है। इधर देखो, इंटर रिलेटेडनेस कहता है एक फैक्टर दूसरे से रिलेटेड है बस। कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है, एक फैक्टर बदलेगा उसकी वजह से दूसरा बदलेगा, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, लेकिन दूसरा मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डाल जाएगा बदलने से, ये जानना बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंटर रिलेटेडनेस बस छोटी सी बात करके बस हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी उसका हायर वर्जन। ठीक है, चार बातें, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी। बेटा इसी पेज पर 7th नंबर पे आपके नोट्स में हेडिंग लिखी है रिलेटिविटी। क्या बोलती है जी रिलेटिविटी? बेटा ये बोलता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कांसेप्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री। 5 एग्जांपल दो एक के बाद एक। कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव कांसेप्ट है, जगह के हिसाब से बदल जाता है, ठीक है ना, और ऐसा हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट दो कंट्री का बिल्कुल डिफरेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है एक ही कंट्री में डिफरेंट जगहों पर बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट हो। ठीक है, मैं सबका एग्जांपल देता हूँ।
बेटा सबसे फेमस एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल, द डिमांड फॉर साड़ी इन इंडिया इज फेयरली हाई बट इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन फ्रांस। साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, फ्रांस में जीरो। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज, रिलेटिव कंसेप्ट है। हमारे यहाँ की कंडीशन वैसी है, वहां की नहीं है। हमारे यहाँ का कस्टम ऐसा है, वहां का नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मत मान लेना हमेशा कि कंट्री वाइज ही डिफरेंट होगा। सेम कंट्री में डिफरेंट रीजन में बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है। समझाने के लिए एग्जांपल, नॉर्थ इंडिया में हम कुकिंग करते हैं मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। साउथ इंडियंस कोकोनट ऑयल में। जितने लोग यहाँ से घूमने जाते हैं ना, परेशान होकर लौटते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ खूबसूरती नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर कुकिंग की आदत नहीं है हमें। हम कोकोनट ऑयल जो सर में लगाने वाले हैं, हमें अब खाने में टेस्ट आने लगेगा उस चीज का, क्या करेंगे हम, पता ही है आपको। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्री, बट डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री टू। ठीक है ना जी, तो एग्जांपल डन। और दो एग्जांपल। बेटा साउथ इंडियन क्या करते हैं, राइस बहुत खाते हैं, फिश बहुत खाते हैं, है ना। क्यों, बिजनेस एनवायरनमेंट ही वैसा है वहां का, वहां फिश इजिली अवेलेबल है। ठीक है ना, वहां लोगों का, कईयों का मेन प्रोफेशन है ही फिशिंग, बहुत इजिली अवेलेबल है, लोगों के कस्टम में जा चुकी है, लोगों के कल्चर में जा चुकी है। नॉर्थ इंडिया वाले खाते हैं इतना नॉन वेज, इतना राइस नहीं। हमारे यहाँ वीट ज्यादा होता है नीचे की तरफ। जैसे इंडिया में आप नीचे की तरफ जाओगे, फसलों में सबसे बेहतर फसल चावल होती है। हमारे नॉर्थ इंडिया में वही चीज वीट होती है, तो हम गेहूं इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, हम रोटी ज्यादा खाते हैं, वो राइस ज्यादा खाते हैं। business environment is different in the different country and different even in the same country। तीन एग्जांपल समझ आए, एक और सुन लो। बेटा मैकडी जब 90s के बाद इंडिया में पहली बार आया, 2 साल ऑपरेशन चलाकर फेल होकर वापस चला गया। उसको समझ ही नहीं आया कि मैंने गलती क्या करी, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में बहुत कामयाब हो रहा था। उसको लगा मैं इंडिया में फेल क्यों हो गया। जब उन्होंने बहुत अच्छे से सर्वे करा सिचुएशन का, तो उन्हें पता लगा कि वो क्या कर रहे थे, नॉनवेज मेन्यू लेकर आ गए इंडिया, क्योंकि उनका बाकी कंट्रीज में नॉनवेज मेन्यू ही था। उनको पता लगा इंडियंस तो बहुत ज्यादा वेजिटेरियन है, इसी वजह से वो इंडिया में फेल होकर चले। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज। और जब फिर इंडिया में दोबारा उन्होंने वापसी करी 3 साल के बाद, तो बहुत सारा मेन्यू वेज लेकर आए, जिसमें पहला बर्गर मैक आलू टिक्की बर्गर था, वो आज तक वही है, तब से है ही। और आज भी मैकडी का सिर्फ 2-3 कंट्री में ही वेज मेन्यू है, बाकी सब में नॉन वेज है, जहाँ इंडियंस ज्यादा है, यहाँ दुबई और कनाडा, बाकी सब जगह अभी भी उनका नॉन वेज मेन्यू है। समझ में आती है बेटा बात, रिलेटिविटी। मैंने 4 एग्जांपल से समझाया, कुछ तो रह ही जाएगा ना दिमाग के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। फोर्थ और फिफ्थ नंबर की हेडिंग रहती है हमारे पास, डायनामिक नेचर और अनसर्टेनिटी। पहले डायनामिक नेचर की बात करते हैं। बेटा डायनामिक का मतलब तो पता ही है सबको, कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलना बदलना और बस बदलना। ठीक है ना जी। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटली डायनामिक, इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो बिजनेस एनवायरनमेंट में कांस्टेंट रहती है, पूरे स्लेप्ट में से ढूंढ लो। आपको लगता है कोई चीज कांस्टेंट रहती है? टेक्नोलॉजी बदलती है? अगर नहीं बदलती तो लैंडलाइन फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बदल गया तभी तो यहाँ तक पहुंच गए हैं। सर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सरकार एक बार जो आ गई, कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। हर 5 साल बाद इलेक्शन है, कभी कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, सब बदलता है, कुछ कांस्टेंट तो नहीं है। बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट की बात करो तो हर सेकंड बदल रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, पीछे से बदल ही रहा है। ठीक है ना जी, इतनी डायनामिक है। तो लीगल एनवायरनमेंट, लॉ कांस्टेंट रहते हैं। अगर कांस्टेंट रहते तो पार्लियामेंट की जरूरत क्या, पार्लियामेंट का काम ही लॉ बनाना है, बदना कर दे उठा के। कांस्टेंट नहीं है तभी तो पार्लियामेंट की जरूरत है। सोशल एनवायरनमेंट, ये एक डिबेटेबल इशू, बहुत सारे बच्चों को लगता है यही एक चीज है जो कांस्टेंट है। भाई ट्रेंड्स कांस्टेंट नहीं रहते दुनिया में,
आज हम मिनरल वाटर की इतनी डिमांड कर रहे हैं, पुराने टाइम में भी करते थे। पुराने टाइम में जिस दिन इंडिया में बिस्लेरी कंपनी लॉन्च हुई ना, दुनिया ने गाली दी, दुनिया ने। कई लोग थे केस स्टडी करने वाले कि बिस्लेरी पानी लोग मोल का खरीदेंगे, पैसों का, हंसते थे कंपनी के ऊपर। मुझे बताओ आज लोग हंसते थे। कौन सा ट्रेंड कांस्टेंट रहता है? सर कुछ कांस्टेंट नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कस्टम्स, ट्रेडिशंस ये कांस्टेंट रहते हैं जिनको हम सालों साल फॉलो करते रहे। सर नथिंग, कोई चीज ही नहीं है कांस्टेंट है। एक बात बताऊं बेटा, पुराने टाइम में हम फास्टिंग करते थे, ठीक है, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, ना मेरी बात कोई स्पिरिचुअल है, ठीक है जी, पर मैं तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट मैटर पर एग्जांपल दे रहा हूँ। बेटा पुराने टाइम में हम फास्टिंग करते थे। आप पूछ कर देखो, जब आपके दादा दादी से पूछ कर देखो, बताएंगे कि हमारा मतलब कितना स्पिरिचुअलिटी से लेना देना है उस चीज को लेकर। हम कहते हैं सात्विक खाओ, है ना, सात्विक खाओ। सात्विक खाने से क्या होता है? जितना हल्का खाओगे, जितना सात्विक खाओगे, उतना प्रेयर्स आपकी अच्छी होती है, मेडिटेशन अच्छा होता है, उतना भगवान में ध्यान लगता है। ठीक है, आज की जनरेशन ठूस रही है फास्ट में, ठूस। सात्विकता का तो नाम ही खत्म कर दिया। दूसरी बात, हम चीजों को इतनी जल्दी मॉडिफाई करते हैं, मतलब हम कैसे कह सकते हैं हम डायनामिक नहीं है? हमने क्या क्या डाल दिया? हमने कह दिया कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो अलाउड होती है फास्ट में। कितने लोग मैं देखता हूँ कोल्ड ड्रिंक मेरे पास में अलाउड होती है, ठीक है। हल्की सी तबीयत खराब हुई, सिर दर्द की गोली, अरे दवाई तो अलाउड होती है, माता रानी को सब पता है, तो दवाई ले लो। अच्छा दवाई के अंदर फिश ऑयल है, वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। कहाँ से किस चीज को आप कांस्टेंट बता रहे हो? कोई ऐसा ट्रेंड, कोई ऐसा कस्टम, कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं है जो कांस्टेंट है भैया। मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था, नॉर्थ इंडिया में हम कभी गणेश विसर्जन करते थे? पिछले 5 साल में क्रेज देखो आप, हर दूसरे घर में गणपति जी आते हैं और हम नदी नालों में बहा देते। भाई साहब किसी चीज की अहमियत नहीं लोग समझते, ठीक है, ज्ञान अधूरा लेके ना खुश होते रहते हैं। भाई हमारा नहीं है वो कल्चर कि भगवान को घर लाके और भगा देने का घर से और उन्हें नदी नालों में बहाने का। हमारा कल्चर था घर में लाओ दिल में बसा लो, हमारा कल्चर वो था। हमने कस्टम्स तक बदले हैं। तो कोई चीज कांस्टेंट दिखाई दे रही है आपको इनमें से? डायनेमिक इन नेचर, मैंने साबित किया आपके सामने। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। उसके बाद है बेटा अनसर्टेनिटी, सबसे कम की हेडिंग। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटली अनसर्टेन कंसेप्ट। और अनसर्टेनिटी की वजह पता है क्या है? डायनेमिक नेचर। अगर आप किसी चीज को सर्टेनिटी से प्रोडिक्ट भी करो ना, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, अगले ही मिनट बदल जाता है, तो आपकी प्रोडक्शन का भी कोई फायदा नहीं होता। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि वो बहुत डायनेमिक है, उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। और मैं आपको बता देता हूं, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी, जिनका काम ही यही होता है कि वो प्रिडिक्ट करें कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। बट दिस जॉब इज अ वेरी रिस्की जॉब, क्योंकि प्रिडिक्शन ही तो बहुत मुश्किल है। अगर आप गलती से 100 में से एक चीज सही प्रिडिक्ट कर भी लो, तो क्या भरोसा है जब तक आप उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करोगे वो वैसी की वैसी रहेगी? डायनामिक है ना, क्योंकि एनवायरमेंट। अगर आपने सही प्रोडक्ट भी करी, अगर वो आधे घंटे बाद ही बदल गई तो बदल सकती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्लियर है बात? और मैं बता देता हूँ, स्पेशली दो इंडस्ट्री को इतना अनसर्टेन बताया जाता है कि कोई सोच ही नहीं सकता। वन इज आईटी एंड अदर वन इज फैशन। ये इतने डायनामिक है, इतने डायनामिक है, और डायनामिक है इसलिए अनसर्टेन है। कोई नहीं बता सकता अगला फैशन का चेंज क्या होगा, अगला फैशन क्या होगा, क्योंकि कुछ भी फैशन आ जाता है, लौट के आ जाता है, कुछ भी हो जाता है फैशन इंडस्ट्री में। और आईटी में भी आप देखते हो, रोज एक नया आविष्कार हमें देखने को मिल जाता है। कितना अनसर्टेन है ना। किसी टाइम पर हमने सुना जी रोबोट्स करेंगे, कुछ करेंगे करेंगे। चाइना में जब फोन असेंबलिंग चलती थी, अभी तो खैर इंडिया में भी काफी असेंबलिंग स्टार्ट हो गई है। फोन असेंबलिंग जब 100% चाइना से चल रही थी, आज से 5 से 6 साल पहले 100% फोन असेंबल होते थे चाइना में। तो बेटा वो 100% असेंबल कौन करता था फोन? रोबोट्स।
ठीक है, फिर हमें लगा रोबोट से यहीं रुक जाएंगे और कहा, फिर देखा जी हमने चाइना में रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे हैं रोबोट्स। कुछ रेस्टोरेंट वेटरलेस हो गए, वेटर ही नहीं है, रोबोट्स ही वेटर हैं। ठीक है जी, फिर हमने कहा चलो ये चीजें चाइना तक इंडिया में कहाँ आएंगी। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था देहरादून में एक रेस्टोरेंट हो गया वेटरलेस, वहां पर रोबोट सर्व कर रहे हैं। आप सर्टेनिटी से बता ही नहीं सकते कि आईटी में अगला चेंज क्या होगा, कोई है ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ जो बताते, है ना। क्लियर है बातें? अभी तक मैंने जितनी बात बोली सब समझ में आई? बेटा सिर्फ 2 मिनट लोगे आप, ठीक है, मुझे पढ़कर बता दो सातों हेडिंग, जल्दी से 2 मिनट लगा लो, सातों हेडिंग पढ़कर बता दो। डन? कोई प्रॉब्लम किसी की? नहीं? स्लेप्ट स्टार्ट कर दूं? थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आज। बेटा स्लेप्ट पर ना थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, मैं एक ही चीज पे चलो चर्चा कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लीगल एनवायरनमेंट पे चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट में अभी हमने डिसाइड करा क्या आता है, लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट का स्कोप ना भैया जितना आप सोच रहे हो आपकी सोच के उतना बियॉन्ड है। अभी हमें पता है क्या लगता है, जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी भैया वही कानून है। भैया ये इतना खतरनाक बनाया गया इसका स्कोप, ये कहता है हर छोटी से छोटी चीज कवर कर ली। कोई भी लॉ जो बेटा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने बनाया हो, कोई भी लॉ जो बेटा हमारी पार्लियामेंट ने बनाया हो या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, कोई भी लॉ जो बेटा हमारी कोर्ट्स ने बनाया, ठीक है ना, इवन कोई भी लॉ चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाओ, स्टेट लेवल पे बनाओ या नेशनल लेवल पे बनाओ। अब देखो आ क्या क्या गया इसमें, भैया पार्लियामेंट में जितने कानून बनाए वो आ गए, स्टेट लेवल पे जितने कानून स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए वो आ गए, ठीक है, कोर्ट्स ने बनाए वो आ गए। मैंने बोला हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे कुछ भी चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने कहा वो भी आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या होती है, सहारनपुर नगर निगम ने कुछ कह दिया, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है सहारनपुर का, तो वो भी लॉ है। सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सहारनपुर के विकास प्राधिकरण ने कुछ कह दिया, वो भी लॉ है। सहारनपुर में किसी गांव की किसी पंचायत ने कुछ कह दिया, वो भी लॉ है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पास हुई भी बात है, मतलब पंचायत तक आ जाएगी इसमें। इसका कोई हल्का स्कोप मत समझना, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भैया, गिने चुने नहीं, कई हजारों एग्जाम्पल सिर्फ इसी एक बात को समझाने के हो सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट अगर शुरू हो तो सुबह से लेकर रात तक सुप्रीम कोर्ट की लॉ बताता जाऊंगा। भैया सिगरेट की पैकिंग पे लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो भी इसी का पार्ट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। अभी मूवी वाला एग्जांपल दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। ठीक है जी, मूवी से स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रगान होगा हर थिएटर में, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, ये भी लॉ है। ठीक है जी, इवन जितने बेबी फूड प्रोडक्ट के ऐड आते हैं, चाहे बेबी फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, बहुत सारे आते हैं, नैन प्रो करके एक प्रोडक्ट आता है, NANPRO, नैन प्रो करके एक प्रोडक्ट आता है, सारेलैक करके एक प्रोडक्ट आता है, जो मर्जी प्रोडक्ट देख लेना, जब इनके टीवी ऐड आएंगे तब भी, जब इनकी पैकेजिंग पढ़ोगे तब भी, सब पे लिखा होता है मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी। ठीक है, किसकी डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। ये सब किसका पार्ट हुए, लीगल एनवायरमेंट का भी। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में ही 4-5 एग्जांपल दे दिया आपको, और कितने होंगे सोच ही सकते हो। तो लीगल एनवायरमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है, समझ आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो रख, फिर आज के लिए इतना ही देते हैं, कल मिलते हैं बाकी टॉपिक के साथ। बाय बाय।